हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू शंकर स्टडी एकेडमी। दोस्तों, आप उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 परीक्षा हेतु घटना चक्र की पाठ्यक्रमानुसार संयोजित अध्ययन सामग्री का टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग घटना चक्र की बुक से शॉर्ट नोट्स के माध्यम से कम समय में ज़्यादा टॉपिक को अध्ययन करेंगे। आज इस वीडियो में अर्थशास्त्र के बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार टॉपिक को अध्ययन करेंगे। फ्रेंड, हमेशा की तरह मोटिवेशनल कोट से स्टार्ट करते हैं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है दोस्तों। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। आज का टॉपिक है बैंकों का राष्ट्रीय तथा सुधार। भारत में बैंकिंग प्रारंभ हुआ था 1770 में। बैंक ऑफ हिंदुस्तान कलकत्ता में स्थापित हुआ था 1770 में। यह यूरोपीय प्रबंधन के तहत था, सभी यूरोपीय थे इसमें। फिर भारत का सबसे पहला प्रेसिडेंसी बैंक 1806 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित हुआ। इसका नाम था बैंक ऑफ कलकत्ता। बैंक ऑफ कलकत्ता। फिर 1808 में 2 साल बाद इसका नाम बदला गया। इसका नाम हो गया बैंक ऑफ बंगाल। पहला प्रेसिडेंसी बैंक हो गया बैंक ऑफ बंगाल। फिर दूसरा प्रेसिडेंसी बैंक 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे खोला गया। फिर उसके 3 साल बाद 1843 में बैंक ऑफ मद्रास खोला गया। अब ये बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों मिलकर के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में हो गए। तीनों मिलकर, तीनों प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, तीनों मिलकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन गए। फिर इसके बाद देश आज़ाद होने के बाद 1 जुलाई 1955 को इसको राष्ट्रीयकृत कर दिया गया और इसका नाम बदल के कर दिया एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आता है। 1 जुलाई 1955 को एसबीआई का स्थापना हुआ था और राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1863 में बैंक ऑफ अपर इंडिया का गठन हुआ, स्थापना हुआ। 1863 में बैंक ऑफ अपर इंडिया का स्थापना हुआ। 1865 में इलाहाबाद बैंक हुआ। 1865 में इलाहाबाद बैंक हुआ। ये दोनों मिल करके भारत के सबसे पहले ज्वाइंट स्टॉक बैंक बन गए। बैंक ऑफ अपर इंडिया और इलाहाबाद बैंक दोनों मिल करके भारत सबसे पहले ज्वाइंट स्टॉक बैंक हो गए। फिर 1881 में प्रथम भारतीय ज्वाइंट स्टॉक बैंक अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना हुआ। 1881 में प्रथम भारतीय ज्वाइंट स्टॉक बैंक अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना हुआ। ये सीमित दायित्व वाला पहला भारतीय बोर्ड द्वारा प्रबंधित बैंक था। यह सीमित दायित्व वाला पहला भारतीय बोर्ड द्वारा प्रबंधित बैंक था। इसके पहले जो ये इलाहाबाद बैंक और बैंक ऑफ अपर इंडिया था, ये पूरे भारतीय नहीं इसमें थे प्रबंधित, जबकि इसमें क्या कहते हैं, अवध कमर्शियल बैंक में इसमें सीमित दायित्व वाला पहला भारतीय बोर्ड तथा प्रबंधित बैंक था। फिर 1894 में प्रथम पूर्ण रूप से भारतीय प्रबंधन वाले बैंक पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई। 1894 में पंजाब नेशनल बैंक जो था प्रथम पूर्ण रूप से भारतीय प्रबंधन वाला बैंक था। सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में किया गया। 1911 में किया गया। यह भारत के पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन दोनों है। पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन वाला पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक था। बाकी पहले जो थे या तो स्वामित्व वाले थे या प्रबंधन वाले थे, लेकिन सेंट्रल बैंक सीबीआई जो था ये भारत का पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन वाला पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक बना। अब बैंकों का राष्ट्रपति बहुत ज्यादा पूछता है। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसकी जमा राशि 50 करोड़ या उससे अधिक थी। इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों की जमा राशि 50 करोड़ रुपए से अधिक था, उनका राष्ट्रीयकरण कर गया। फिर उसके बाद दूसरी बार राष्ट्रीयकरण हुआ
15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इनकी पूजा जमा पूंजी राशि कितनी थी? 200 करोड़ या उससे अधिक। 200 करोड़ या उससे अधिक थी। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया 15 अप्रैल 1980 को। विजया बैंक और देना बैंक को मर्ज कर दिया गया बैंक ऑफ बड़ौदा में। विजया बैंक और देना बैंक को मर्ज कर दिया गया, मतलब विलय कर दिया गया बैंक ऑफ बड़ौदा में। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 30 अगस्त 2019 को 10 बैंकों का समामेलन 4 बैंकों के रूप में किए जाने की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया था। अब भारतीय स्टेट बैंक के अतिरिक्त उसको छोड़कर राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या घटकर 11 हो गई है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ये पंजाब में नेशनल बैंक में विलय हो गए। कौन सा था? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो गया। फिर आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय हो गया। आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय हो गया। सिंडिकेट बैंक का विलय हुआ केनरा बैंक में। सिंडिकेट बैंक का विलय हुआ केनरा बैंक में। इलाहाबाद बैंक का विलय हुआ इंडियन बैंक में। इलाहाबाद बैंक का विलय हुआ इंडियन बैंक में। सबसे लास्ट यही हुआ इलाहाबाद का विलय, इलाहाबाद बैंक का। अब आरबीआई को पढ़ेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक। इसका काम होता है मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाना। एक केंद्रीकृत बैंक है, मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है आरबीआई। 1926 में हिल्टन यंग समिति की अनुशंसा में केंद्रीय बैंक का गठन किया गया। कब? 1926 में हिल्टन यंग समिति की अनुशंसा पर केंद्रीय बैंक का गठन किया गया था। हिल्टन यंग समिति के अनुपालन में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की। आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछता है 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया था इसका। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे? आरबीआई के सीडी देशमुख। आरबीआई का कार्य क्या होता है? सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना होता है। बैंकों के बैंक के रूप में इसका कार्य करना होता है। नोटों का निर्गमन करना होता है। साख ऋण का नियंत्रण करना होता है। आरबीआई द्वारा साख नियंत्रण, मुद्रा एवं साख का नियंत्रण करता है। आरबीआई का काम क्या होता है? मुद्रा और साख का नियंत्रण होता है। 2 टाइप से होते हैं, एक परिमाणात्मक मतलब मात्रात्मक साख नियंत्रण, एक होता है चयनात्मक गुणात्मक साख नियंत्रण। परिमाणात्मक क्या होता है? परिमाणात्मक होता है या मात्रात्मक साख नियंत्रण क्या होता है? ये पूरी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। परिमाणात्मक या मात्रात्मक जो होता है ये पूरी अर्थव्यवस्था को नियंत्रण करता है। जबकि गुणात्मक साख क्या होता है? किसी क्षेत्र विशेष को नियंत्रण करता है। गुणात्मक किसी क्षेत्र विशेष को नियंत्रण करता है। परिमाणात्मक या मात्रक साख नियंत्रण क्या होता है? इसके अंदर बैंक दर होता है, एमएसएफ दर होता है, खुला बाजार की क्रियाएं, शेयरों की खरीद बिक्री होता है, और रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट होता है, सीआरआर होता है, एसएलआर होता है। इसका भी आगे नेक्स्ट में डिटेल से स्टडी करेंगे। और चयनात्मक गुणात्मक साख नियंत्रण में क्या होता है? न्यूनतम सीमा का निर्धारण होता है, नैतिक दबाव एवं सलाह होता है, साख मानदंड का निर्धारण होता है। अब इसमें तरलता लिक्विडिटी नियंत्रण के ऊपर, तरलता लिक्विडिटी को कैसे नियंत्रण किया जाता है? एक नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, CRR इसको शॉर्ट में, कैश रिजर्व रेशियो ये क्या होता है? आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर सेक्शन 42(1) कोई जो धनराशि है वाणिज्यिक बैंक को आरबीआई के पास रखनी होती है। सीआरआर क्या होता है? अब सिंपल लैंग्वेज में समझिए। सीआरआर होता है जैसे एसबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक डेली बेसिस पर कुछ अमाउंट आरबीआई के पास उसको रखनी होती है, इसको सीआरआर कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। एक केवल कैश में रह सकता है, ये नहीं कि गोल्ड में रखो या कहते हैं किसी भी और फॉर्म में रखो, बस केवल कैश फॉर्म में रखना होता है।
ये डेली बेसिस पर बैंक को अपडेट करना होता है। जो अभी लेटेस्ट 21 मई 2022 को CRR बैंक RBI ने रखा था कितना परसेंट, 4.50%। इंपॉर्टेंट है, आता है करंट अफेयर में आ जाएगा। 21 मई 2022 CRR का रेशियो है 4.50%। अगर CRR इंक्रीज करेगा तो बैंकों के पास तरलता लिक्विडिटी डिक्रीज करेगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शन दोनों होती है, एक दूसरे को विषम क्या कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होता है हिंदी में। CRR इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू बैंकों के पास तरलता। अब नेक्स्ट है SLR, सेचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं सांविधिक तरलता अनुपात। वो यह क्या आता है, वो धनराशि जो वाणिज्यिक बैंक को अपने पास स्वयं रखनी होती है, कुछ पैसा। CRR क्या था, CRR उसको RBI के पास रखना होता है बैंक को, जैसे SBI बैंक है उसको RBI के पास कुछ पैसा रखना होता है। जबकि SLR क्या होता है कि अपने पास, SLR मतलब स्वयं, अपने पास, S से स्वयं, अपने पास रखना, CRR मतलब दूसरे के पास, ठीक है। तो बैंक को अपने पास रखना पड़ता है। कितना लिमिट है SLR लिमिट, मैक्सिमम 40% रख सकते हैं, जो जितना उतना पैसा हो। किसका, NDTL का, NDTL का मैक्सिमम 40% रहता है, मिनिमम कोई लिमिट नहीं है। ये भी कैलकुलेट होता है डेली बेसिस पे। अब NDTL क्या होता है, NDTL होता है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होता है, अब आगे हम बताएंगे इसको। NDTL क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए बैंक के पास आज 1,000 रुपये था, ठीक है, आज बैंक खुला, फिर कुछ कस्टमर आए हैं, जहाँ से आया बैंक को अर्निंग हुआ 500 रुपये का, तो टोटल रुपये हो गए कितना आज के, 1500 हो गए। अब इसमें क्या हुआ कि कुछ लोग जमा भी किए हैं, कुछ लोग निकाले होंगे, तो 300 रुपये मान लीजिए निकाल लिए। तो अब निकालने के बाद जो नेट बचा 1200 बचा, यही हो गया नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, आज का टोटल यही हो गया, ठीक है। अब इसे देखिए, CSR में बताया था नगद के रूप में, कैश के रूप में रख सकते हैं बैंक। कहाँ पर रखना होता है, बैंक कहाँ पर रखती है, RBI के पास रखना होता है। और SLR क्या होता है, अपने पास बैंक खुद रखनी होती है। SLR क्या होता है, नगद भी रख सकते हैं, गोल्ड भी रख सकते हैं, ट्रेजरी बिल भी रख सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक क्या होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है, जैसे कि मान लो गवर्नमेंट को पैसे उठाना है किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए, योजना है, मान लीजिए कोई 4 लेन या एक्सप्रेसवे पास कराना है, तो करोड़ों पैसे नहीं, तो वो सिक्योरिटी क्या कहती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी वो बिल जारी करती है, कहती है मान लीजिए 100 करोड़ का सिक्योरिटी बिल जारी की, कही कि अगर इसमें से लेंगे आप जितना भी लेना, 1 करोड़ 2 करोड़ या 10 लाख 20 लाख या जो मिनिमम होता है 1 लाख, जो भी मिनिमम क्राइटेरिया रखेंगे, तो उसमें जनता या कोई बैंक कोई भी खरीद लेता है। इसको खरीदते हैं तो उसको तो बताते हैं कि 10 साल तक हम इतने परसेंट ब्याज देंगे, 8% देंगे, 4%, 6% देंगे। यही होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिल, ओके। तो SLR 8 जून 2022 तक SLR था 18% था। कितना था SLR, 18%। इंपॉर्टेंट याद करिए, SLR और CR दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं लिक्विडिटी की तरलता के। अगर SLR, इसका मतलब होगा SLR अगर इंक्रीज करेगा तो लिक्विडिटी डिक्रीज करेगा, CSR इंक्रीज करेगा तो लिक्विडिटी डिक्रीज करेगी। अब देखिए लाइबिलिटी क्या होती है, लाइबिलिटी वो होती है जो चीज़ मेरा नहीं है, हमने किसी से लिया उसे वापस करना है। मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है, हाँ, किसी से बैंक से कुछ पैसे उधार लिया है, हाँ, या कोई मशीनरी, कोई छोटा मोटा मशीनरी किसी से भाड़े पे ले लिया फेयर पे, तो वो लायबिलिटी है, उसको मुझे वापस करना है, या कोई पैसा है जो मुझे वापस करना है। एसेट क्या होता है, एसेट होता है कैपिटल, कैपिटल कहते हैं, या इसको हिंदी में कहेंगे पूंजी। एसेट क्या होता है, जो मेरा है हमें किसी को नहीं देना। एसेट मान लीजिए, एसेट क्या हो सकता है, जमीन हो सकता है, कोई कंपनी बैठा रहे हैं वो जमीन हो गया, या फर्नीचर है, जो कोई फर्नीचर ले लिया एसेट है, हमेशा के लिए हो गया, ठीक ठीक। अब एक फ्रेंड एक काफी अच्छा क्वेट्स है, मोटिवेशन, कुछ बनना है तो समंदर बनो, कुछ बनना है तो समंदर बनो, लोगों के पसीने छूटने चाहिए तुम्हारी औकात नापते नापते। क्या गजब है, लोगों के पसीने छूटने चाहिए तुम्हारी औकात नापते नापते। फ्रेंड्स, कभी भी टारगेट बनाइए आप
तो एक बड़ा टारगेट बनाइए, बड़ा गोल अचीव करने के लिए। तो आप अगर उसको पाने के लिए अगर आप दिल जान से मेहनत करेंगे, तो अगर खुदा न खास्ता आप उस टारगेट को नहीं पा पाते हैं, तो उससे थोड़ा सा नीचे, 2 कदम नीचे टारगेट उसको पा सकते हैं। इसलिए टारगेट हमेशा बनाओ, बड़ा बनाओ। फ्रेंड्स, जल्दी ही वीडियो आपको आएगी कि यूपीट्रिपल पेट में 85+ मार्क कैसे स्कोर करें, कौन कौन सी बुक पढ़ना चाहिए और कितनी बार पढ़नी चाहिए। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। जल्दी ही 1 से 2 दिन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा और बहुत हेल्पफुल होगी। साख नियंत्रण के उपकरण, इसमें है रेपो दर, रेपो रेट है, इसका फुल फॉर्म रीपर्चेज ऑप्शन रेट। क्या होता है रेपो रेट? वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराता, मैक्सिमम 90 दिन के लिए। मतलब आरबीआई वाणिज्यिक बैंक मतलब एसबीआई हुआ, पीएनबी हुआ, इनको अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराता है, उसको रेपो रेट कहते हैं। रेपो की कम दर के कारण बैंक अधिक मात्रा में साख सृजन कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें आरबीआई से सस्ते दर पर ऋण की प्राप्ति होती है। 8 जून 2022 एचडीएफआर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 4.65% था। 8 जून 2022 एचडीएफआर कितना था? 4.65 था। 8 जून 2022 को घोषित मौद्रिक नीति में यह दर 4.90% था। एनडीएलएस का 0.5% लोन दे पाएगा। एनडीएलएस से कितना? 0.5% लोन दे। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक की आरबीआई में जमाओ पर ब्याज देता है। कितने? आरबीआई में जमा ब्याज देता है। क्या होता है रिवर्स रेपो रेट? क्या होता है? वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक की आरबीआई में जमाओ पर ब्याज देता है। आ रहा है जैसे कि रिजर्व रेपो रेट क्या होता है? हमेशा बड़ा होगा रिवर्स रेपो रेट से। 8 जून 2022 को रिवर्स रेपो रेट कितना? 3.35% था। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है, तो आपको मैं आसान लैंग्वेज में बता दूं। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट, जैसे बैंक है जो कमर्शियल वाणिज्यिक बैंक है, ये पैसा अपना आरबीआई के पास रखते हैं। किसके पास रखते हैं? आरबीआई के पास। तो आरबीआई उनको जो पैसा जमा किए हैं उस पर ब्याज देता है। तो आरबीआई हमेशा, ये समझ जाओ ट्रिक से, आरबीआई हमेशा कम ब्याज देता है जो उसके पास रखा रहता है। कितना देता है? 3.35%। यही रिवर्स रेपो हो गया। जबकि ये वाला ऊपर वाला जो था क्या कहते हैं? रेपो रेट था। रेपो रेट इसमें क्या होता है कि आरबीआई बैंक को देता है, आरबीआई बैंक को लोन देता है। ये बैंक को लोन देता है, लेकिन तब आरबीआई ज़्यादा ब्याज लेता है। कितना लेता है? 4.65, लगभग 1% का गैप होता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में। बस एक पहले याद करिए, उसको उल्टा कर दिया। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि वाणिज्यिक बैंक जो होता है आरबीआई के पास पैसा जमा करता है, जिससे उस पैसा जमा से उसको बैंक को ब्याज मिलता है। इस समय 8 जून 2022 में कितना था रिवर्स रेपो रेट? 3.35%। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट होता है वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को दीर्घकालीन रेट देती है। ये क्या होती है? आरबीआई देती है वाणिज्यिक बैंक को लंबे समय के लिए रेट देती है, 90 दिन से ज़्यादा के लिए देती है। 8 जून 2022 को बैंक रेट कितना था? 5.15% था। कितना था? 5.15%। MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, हिंदी में बोलते हैं इसको सीमांत अस्थायी सुविधा दर। क्या होता है? वाणिज्यिक बैंक अपनी अति अल्पकालीन तरलता आवश्यकता की पूर्ति हेतु अपने एसएलआर के बदले आरबीआई से जिस दर पर ऋण लेते हैं उसे एमएसएफ कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जो क्या कहते हैं वाणिज्यिक बैंक होते हैं, उन्हें बहुत कम समय के लिए आरबीआई से अगर लोन लेना होता है तो अपना एसएलआर को दिखाते हैं, मेरा कितना एसएलआर है, उसी के हिसाब से उनको आरबीआई काफ़ी शॉर्ट टर्म के लिए ये एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी लोन देता है। ये 1 दिन के लिए भी हो सकता है, 2 दिन के लिए भी हो सकता है, काफ़ी कम समय के लिए होता है। कितना होता है? जो एनडीटीएल होता है उसका मैक्सिमम 2% आरबीआई दे सकती है। और 8 जून 2022 कितना था? 5.1% था।
इंडियल वही था जो पहले पीछे ऊपर समझाए हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक? आरआरबी कहते हैं, रूरल रूरल डेवलपमेंट बैंक। क्या होता है? ग्रामीण वित्त क्षेत्र समर्पित संस्थान है। इसकी स्थापना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब हुई थी? 1975 में हुई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। इसमें हिस्सेदारी किसकी कितनी है? केंद्र सरकार की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी 50% है। बाकी 35% का स्पॉन्सर बैंक जो होते हैं वाणिज्यिक बैंक, उनकी हिस्सेदारी। स्पॉन्सर बैंक मतलब जैसे मान लीजिए बड़ौदा ग्रामीण बैंक है, तो इसका स्पॉन्सर कौन करता है? कि स्पॉन्सर करता है बैंक ऑफ बड़ौदा करता है। ऐसे ही होता है, जैसे आर्यवर्त ग्रामीण बैंक है, ऐसे से है। फिर 15% राज्य सरकार की हिस्सेदारी होती है, इसको याद कर लीजिए रेशियो। 50% केंद्र सरकार की होती है, 35% स्पॉन्सर बैंक की होती है और 15% राज्य सरकार। सहकारी बैंक मतलब कोऑपरेटिव बैंक क्या होते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, 3 स्तरीय होते हैं। एक पहला राज्य स्तरीय होता है, दूसरा जिला स्तरीय होता है, तीसरा स्थानीय स्तरीय होता है। राज्य स्तरीय क्या होता है? ये इसको कहते हैं राज्य सहकारी बैंक होता है। ये क्या होता है? उपभोक्ताओं जैसे किसान वगैरह हैं जो भी हैं, ये उनको सीधे डायरेक्ट नहीं पैसा देता है। ये देता जिला स्तर के सहकारी बैंक को पैसा देता है, और स्थानीय स्तर या प्राथमिक सहकारी साख संगठन को ये फाइनेंस करता है, रिफाइनेंस करता है, विनियमन करता है, उनको पैसा देता है राज्य सहकारी। जिले स्तर पर जो सहकारी बैंक होता है उसको बोलते हैं केंद्रीय सहकारी बैंक बनते हैं। स्थानीय स्तर पर जो सहकारी बैंक होता है उसको प्राथमिक सहकारी साख संगठन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है। कृषि में दीर्घकालीन ऋण भूमि विकास बैंक द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है दीर्घकालीन? कृषि में दीर्घकालीन ऋण भूमि विकास बैंक द्वारा दिया जाता है। औद्योगिक वित्त निगम IFCI का स्थापना 1948 में हुआ था। औद्योगिक वित्त निगम IFCI का स्थापना 1948 में होता है। एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। यह एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी, ये उद्योगों को वित्तीय सहायता देता है। और किसी नहीं, ये उद्योगों को वित्तीय सहायता देता है। भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम ICICI इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ICICI की स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुआ था। फिर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1964 में। कब हुई थी? जुलाई 1964 में। भारतीय यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI की स्थापना कब हुई थी? ये भी हुई थी 1964 में। सेंसेक्स, BSE और निफ्टी ये सब शेयर बाजार से रिलेटेड है। शेयर बाजार को कंट्रोल कौन करता है? सेबी करता है। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इंडिया में 23 स्टॉक एक्सचेंज है। मंदड़िया क्या होता है? मंदड़िया बियर, इंग्लिश में बियर बोलते हैं, गिरने वाले शेयर बेच देता है। मंदड़िया मतलब मंदी आ गई, मंदी आ गई मतलब गिरने वाला है, तो जल्दी जल्दी जो शेयर होल्डर होता है उसको बेच देता है शेयर मार्केट में। तेजड़िया क्या होता है? तेजड़िया मतलब तेज हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तेजड़िया से बुल हो गया, सांड है। बुल आगे बढ़ने वाली शेयर को जल्दी जल्दी खरीद लेता है, कि मतलब ये वाली शेयर है जो आगे बहुत प्रॉफिट देगी तो लोग खरीद लेते हैं, उसको तेजड़िया बोलते हैं। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1948 को, 1982 सॉरी। इसकी स्थापना, नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। मुख्यालय इसका कहाँ है? मुंबई में। इसका क्या काम है? कृषि क्षेत्र को वित्त प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्थान है। इसके अध्यक्ष कौन है? कमेंट करके बताइए। नाबार्ड किसान क्रेडिट कार्ड प्रबंधन की इकाई है। नाबार्ड किसान क्रेडिट कार्ड की प्रबंधन की इकाई है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना अगस्त 1998 से लागू हुआ था। इंपॉर्टेंट, किसान क्रेडिट कार्ड योजना अगस्त 1998 से लागू हुआ था। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, सिडबी बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2 अप्रैल 1990 को। क्या होता है? जो लघु उद्योग हैं, जो स्मॉल इंडस्ट्री है, उनको रिफाइनेंस करता है। भारतीय लघु उद्योग
विकास बैंक सिडबी बैंक की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुआ था। देश में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1975 को 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किए गए थे। देश में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1975 को 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किए गए थे। 1957 भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली प्रचलन में आई। कब आई थी? 1957 में भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली प्रचलन में आई थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना 1952 में हुआ था। नेशनल एनएससी कहते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना 1952। निक्की है जापान की स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। बीएससी भारत की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है, 1875 में इसका स्थापना है। ये भारत की नहीं, एशिया की सबसे पुरानी है। बीएससी भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है जो 1875 में स्थापना है। बीएससी को बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसको सेंसेक्स भी कहा जाता है। बीएससी को इसको दलाल स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है, ये मुंबई में है। भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन की माप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइन है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई का कौन जारी करता है? सीएसओ जारी करता है। जबकि डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन जारी करता है? वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय द्वारा। स्फीति की दर मतलब इन्फ्लेशन तथा बेरोजगारी की दर के बीच के विलोम संबंध को एडब्ल्यू फिलिप्स कर्व कहते हैं। एडब्ल्यू फिलिप्स कर्व कहते हैं। लाइए कर्व से देखते हैं। जैसे कि ये इन्फ्लेशन वर्सेज क्या कहते हैं? एम्प्लॉयमेंट का कर्व है, ये फिलिप्स कर्व है। अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज करेगा, इन्फ्लेशन देखो इंक्रीज कर रहा है तो एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज करेगा। अगर इन्फ्लेशन क्या कहते हैं? डिक्रीज करेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। यानी कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा यानी महंगाई बढ़ेगी तो जो क्या कहते हैं? बेरोजगारी बढ़ेगा। अगर महंगाई घटेगा तो बेरोजगारी घटेगा, मतलब रोजगार लोगों को ज़्यादा मिलेगा। एसबीआई को छोड़कर भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के 11 बैंक पहले पढ़ चुके हैं। एसबीआई सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। इंडिया में एसबीआई सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है और प्राइवेट में आईसीआईसीआई बैंक है। एसबीआई की इसमें करंट में चेयरमैन कौन है? इम्पोर्टेंट दिनेश कुमार खरा इसमें एसबीआई के चेयरमैन है। भारत का पहला बैंक जिसने चीन में अपना प्रथम ब्रांच खोला था, एसबीआई बैंक खोला था। एक्सिस बैंक जो है निजी क्षेत्र का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है और प्रथम इसने शंघाई चीन में शाखा इसने खोला था। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? शेयर बाजार से संबंधित ये अवैध कार्य मतलब इनसाइडर जो अंदर के होते हैं लोग वो बता देते हैं कि मार्केट में मतलब क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा क्या होगा, इलीगल होता है। स्मार्ट मनी क्या होता है? स्मार्ट मनी होता है जो क्रेडिट कार्ड होती है, स्मार्ट मनी होता है। प्लास्टिक मनी क्या होती है? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड और एटीएम कार्ड होती है। सर्वप्रथम प्लास्टिक मनी का उपयोग हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। मुद्रा निर्गमन मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के प्रमुख कार्यों में से एक है। प्रधान उधारी दर पीएलआर वह ब्याज दर होती है जिस पर बैंक अपने सर्वप्रिय विश्वसनीय ग्राहक को ऋण देता है, जिसपे विश्वास होता है। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। आरआरबी की स्थापना कब हुई थी? 1975, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1982 में। सिडबी की स्थापना कब हुई थी? 1990 में। मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन क्या होता है? इंपॉर्टेंट ये भी है पॉइंट। ऋणी वर्ग को लाभ तथा बॉन्ड धारकों को हानि पहुंचाती है। इन्फ्लेशन क्या होता है? जो ऋण लिए होंगे, बहुत पहले लिए होंगे, तो उसकी क्या होती है कि रुपए की वैल्यू गिर जाती है तो उनका लाभ होता है। ऋणी वर्ग को लाभ होता है और बॉन्ड धारकों को हानि पहुंचती है। भारत सरकार सिक्के ढालती है जबकि आरबीआई क्या होती है? नोट छापती है। ब्लैक मनी काली मुद्रा क्या होती है? जहाँ जो मनी पे टैक्स नहीं दिया जाता है वो ब्लैक मनी कहा जाती है। कुछ देश हैं उनकी इंपॉर्टेंट मुद्रा है। नेपाल की मुद्रा है रुपया है। इराक की मुद्रा बांग्लादेश की मुद्रा टका है। इराक की मुद्रा इराकी दिनार है। इराक की मुद्रा इराकी दिनार है। इटली की मुद्रा लीरा है, वर्तमान में यूरो भी यूज होता है। इटली की मुद्रा लीरा है, वर्तमान में यूरो में यूज होता है। थाईलैंड की मुद्रा थाई बहत है। थाईलैंड की मुद्रा थाई बहत है। वियतनाम की मुद्रा वियतनामी डॉग है और ईरान की मुद्रा रियाल है। इंपॉर्टेंट है, ईरान की मुद्रा रियाल है। अभी इसका अपनी वैल्यू
ने करेंसी का वैल्यू घटा दिया है ईरान वाले। चीन की मुद्रा युआन है, जापान की मुद्रा येन है, भारत की मुद्रा रुपया है। जो रुपया का सिंबल है इस टाइप का है। आईआईटी मुंबई के श्री डी उदय कुमार पोस्ट ग्रेजुएट थे, श्री डी उदय कुमार ने इसको सिंबल को बनाया था। तुर्की का नाम बदल गया, तुर्की की मुद्रा है टर्किश लीरा। जब इटली का था लीरा था, तुर्की की मुद्रा टर्किश लीरा है। मलेशिया की मुद्रा का नाम है रिंगरिट। मलेशिया की मुद्रा का नाम रिंगरिट और दक्षिण कोरिया की मुद्रा का नाम है दक्षिण कोरियन वान। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट में इकोनॉमी के आगे बचे हुए पार्ट को कवर करेंगे। यूपी SSC पेट और अन्य यूपी के एग्जाम के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।